हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट, जहां पर हम लोग बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स से और कंप्लीटली चैप्टर को फिनिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो इस चैप्टर के अंदर जाना वो कुछ बेसिक चीजें थी, जैसे क्या क्या चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पर अभी तक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना था। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके किसी एक कंप्लीट जो भी हमारे पास में फंक्शन होता है उसको करें, तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन जब आपस में इंटरेक्ट करके किसी एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है, नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम का बात किया, जहां पर पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे हायर वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। पार्ट्स की बात करें नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया देखने को मिलेंगे। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होगा वो दो टाइप का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और एक को हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला। इसके अलावा हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें दो तरीके के फाइबर्स देखने को मिले, एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास में सिग्नल को पास कराते हैं, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से कहाँ पर लेकर के जाएंगे, सीएनएस की तरफ। जो सीएनएस की तरफ लेकर के जाते हैं वो एफरेंट होते हैं, जो सीएनएस से वापस इम्पल्स को लेकर के आते हैं वो इफरेंट फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो अपने पास में इफरेंट नर्व्स फाइबर्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस जो होता है वो हमारे पास में सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस होता है। यहाँ पर एएनएस की अगर बात करें उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर कोई इमरजेंसी केस होती है वहां पर हमें सिंपैथेटिक देखने को मिलता है और नॉन इमरजेंसी केस में हमें पैरासिम्पैथेटिक देखने को मिलेगा। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा। स्ट्रक्चर का न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर आपके पास में देखने को, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बाहर की तरफ हमें ये जो स्ट्रक्चर ब्रांचेस फॉर्म में देखने को मिल रहा है इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और इसी के जस्ट अंदर जैसे ही मूव करेंगे आपको सेल बॉडी देखने को मिलेगा। सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है और साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म और डेंड्राइट्स के अंदर हमें नेजल ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में हमें आगे की तरफ देखने को जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये बेसल मिडिल वाला जो पार्ट है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का ये लास्ट वाला पार्ट जो होगा एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, और ये एक्सॉन टर्मिनल में हमें साइनेप्टिक नॉब्स देखने को मिलते हैं जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर हमें कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स देखने को मिलेंगे और उनके अंदर हमें केमिकल देखने को मिलता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है। एक्सॉन वाले पार्ट की अगर बात करें, यहाँ पर श्वान सेल, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रेडवियर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो तीन पार्ट हमें देखने को मिले थे, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। इसके अलावा हमने इन सारी चीजों को डिटेल में देखा। फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखे। हमारे पास में तीन तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। इसके एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में होता है, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। एक्सॉन के टाइप्स की बात करेंगे, दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड और अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने फिर न्यूरोलेमा देखा। न्यूरोलेमा जो एक्सॉन की वहां पर लेयर होती है उसको न्यूरोलेमा बोला हमने। ओलिगोडेंड्राइट्स हमें देखने को मिलता है, टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया होता है ये एक तरीके से। और आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हुए पहले वाले लेक्चर को किया है। आज से अब हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे यहाँ से जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये क्या होता है? जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ पंप्स देखने को मिलेंगे और चैनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, पंप्स की अगर बात करें ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में आयन के, कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है तो एटीपी की जरूरत होती है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। यहाँ पर यूज होते हैं सोडियम और पोटेशियम पंप्स। चैनल्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास में जो चैनल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आयंस के मूवमेंट में फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा मूवमेंट। ये एक तरीके का पैसिव मींस फैसिलिटेटेड मूवमेंट होता है जहां पर किसी भी तरीके की एनर्जी का खर्च नहीं होता। मींस यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सोडियम को पास कराने के लिए सोडियम चैनल्स होते हैं जो पास होता है कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में ईसीएफ हमें देखने को मिलता है और इनसाइड में हमें एक्सोप्लाज्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें सोडियम चैनल्स के साथ
सोडियम चैनल के अलावा हमें पोटेशियम चैनल्स देखने को मिलते हैं। पोटेशियम चैनल्स का काम होता है पोटेशियम को पास कराना, और जो पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर आयन होता है, सेल के अंदर देखने को मिलेगा और ये मूव करेगा बाहर की तरफ। इसके अलावा हमें वोल्टेज क्रिएटेड चैनल देखने को मिलता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम VGC बोलते हैं। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनकी ओपनिंग कितने वोल्ट पर होती है और इसकी क्लोजिंग कितने वोल्ट पर होती है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करोगे तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग -55 MV पर हो जाएगी और इसकी क्लोजिंग जो होती है वो +30 MV पर होती है। अगर आप पोटेशियम की बात करेंगे तो ये +30 पर ओपन होता है और -90 MV पर ये क्लोज होता है। अब ये जो आपने क्लोजिंग देखा, सोडियम जितने पर क्लोज होगा, जितने वोल्ट पर, उतने पर हमारे पास में जो पोटेशियम होता है वो ओपन होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, ये आपके पास में स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप अगर सेल से कंपेयर करोगे तो हमारे पास में सेल का ये एक स्ट्रक्चर है। तो सेल के पास में बाहर की जो लेयर थी, हमने मेम्ब्रेन देखा था, वो बाइलिपिड लेयर होती है, वैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये लिपिड्स हैं। ये हमने प्रोटीन देखा था, कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ था, कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ था, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बाहर की साइड में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलता है जिसको इन शॉर्ट ECF बोला, और इसके अंदर हमें जो एक्सोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम का अमाउंट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा और ECF में हमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो आपको अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है इसी को हम एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हमने एक्सोलेमा कह दिया। अब हमारे पास में जो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज हमारे पास में जो आता है वो होता है पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर आपको ये अपने पास में जो देखने को मिल रहा है ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। एक्सॉन के जो हमने लेयर बोला था वो हमारे पास में एक्सोलेमा होती है, अंदर हमें फ्लूइड देखने को मिलता है जिसको हमने एक्सोप्लाज्म कहा। एक्सोप्लाज्म में अपने पास में सोडियम का चार्ज बहुत ज्यादा होता है, मींस कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा, और अगर बाहर की तरफ देखें ECF में हमें सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। सोडियम के पास में पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम के पास में पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा एक्सोप्लाज्म मतलब अंदर की साइड में हमें नेगेटिव प्रोटीन देखने को मिलता है। अभी इसी टाइम पर ये जो अभी मेम्ब्रेन है अपने पास में ये परमिएबल होती है पोटेशियम चार्ज के लिए, उसको बाहर जाने देती है, जबकि इम्परमिएबल होती है नेगेटिव चार्ज के लिए, उसको बाहर नहीं जाने देती। जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी अंदर बैठी हुई है पॉजिटिव चार्ज के साथ में, पोटेशियम के साथ में, वो भी बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, जिसकी वजह से अंदर जितने भी चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाता है और बाहर जो हमारे पास में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो पॉजिटिव की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें इस टाइम पर यहाँ पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेज होती है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम को मैनेज करने का काम होता है सोडियम और पोटेशियम पंप का। इसके बाद सेकेंड स्टेज हमारे पास में क्या आती है, वो आती है डीपोलराइज्ड स्टेज। डीपोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे इसको स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो -55 MV का क्रिएट होगा। जब ये -55 MV का वोल्टेज जैसे क्रिएट होता है उसी टाइम पर हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो क्या होता है, इस टाइम पर जितना भी सोडियम बाहर होता है उस सारा सोडियम अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, मींस उसका इनफ्लक्स होगा, रैपिडली इनफ्लक्स, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू एक्सोप्लाज्म टिल एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स कितना हो जाए, +30 MV ना हो जाए। जो हमारे पास में सोडियम चार्ज बाहर है वो अंदर की तरफ आना बहुत तेजी से स्टार्ट करेगा जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है। जब ये ओपन होगा ये तुरंत अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेगा, और कब तक आएगा, जब तक इतना ये हमारे पास में नर्व इंपल्स इतना एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर ले। और आप जानते हो अभी हमने देखा +30 MV जैसे ही जनरेट होता है इस टाइम पर सोडियम के जो चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होगा, और जैसे ये बंद होता है उसी टाइम पर पोटेशियम का जो होगा वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। अब देखो कुछ कंडीशन इस तरीके से देखेगी, अभी हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज ऊपर था, नेगेटिव चार्ज अंदर था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी बाहर सोडियम प्रेजेंट था वो पॉजिटिव चार्ज इनफ्लक्स होकर के अंदर की तरफ आ गया, और यहाँ पर जैसे ये इनफ्लक्स होकर के अंदर की तरफ आया इसने इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी अंदर की तरफ कर दी कि जितनी भी अंदर नेगेटिविटी थी वो सब बाहर चली गई।
तो इस टाइम पर ये नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं डीपोलराइज्ड। पहला हमारे पास में था पोलराइज्ड और दूसरा हमारे पास में आ गया डीपोलराइज्ड। अब देखो ये अपने पास में पूरा कंप्लीट एक एक्सॉन का लेयर है, पूरा कंप्लीटली एक्सॉन का जो अपने पास में लेयर देखने को मिल रहा है। अब इसमें से हाफ को हमने दिखाया कि इतने पार्ट में सपोज करो डीपोलराइज्ड की कंडीशन हो गई, लेकिन ये वाली जो थी वो पोलराइज्ड की कंडीशन ही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी तरफ मूव करेगा B to A, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो A to B की तरफ मूव करता है। ये हमें फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आगे देखेंगे, आगे अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर +30 MV वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो गया और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। जैसे ये ओपन होता है, अब क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज मींस पोटेशियम अंदर की तरफ होता है वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होगा मींस पॉजिटिव चार्ज की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब पॉजिटिव चार्ज की कमी होना स्टार्ट हो रही है और दूसरी चीज क्या है, जो अभी सोडियम पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा था उसका अंदर आना भी बंद हो चुका है। तो जो पॉजिटिविटी अंदर है वो बाहर जा रही है और जो बाहर से पॉजिटिविटी आ रही थी वो भी रुक चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, पहले वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिस तरीके से हमें पहले देखने को मिल रहा था कि नेगेटिव चार्ज अंदर और पॉजिटिव चार्ज बाहर, वही सेम कंडीशन हमें दोबारा से देखने को मिलेगी। और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रीपोलराइज्ड स्टेज। पूरी चीज को मैंने डिफाइन कर दिया, बस एक बार इसको देख लीजिए। नेगेटिव आयन इनसाइड होगा, पॉजिटिव आयन आउटसाइड हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि +30 MV पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो पोटेशियम जितना अंदर था वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम जो बाहर से अंदर आ रहा था वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से अंदर हमें कम देखने को मिलेगा। और जब कंपैरेटिवली अगर बात करेंगे तो अंदर की तरफ में नेगेटिव चार्ज ज्यादा और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से फिर से दोबारा क्रिएट हो जाती है वही सेम कंडीशन, पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर। इस तरीके से जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है, जनरेट होते हुए कंडक्ट करेगी कोई पोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज्ड स्टेज और रीपोलराइज्ड स्टेज। इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ट्रांसमिशन किस तरीके से ट्रांसमिट होती है कोई एक इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो देखेंगे आप नर्व इंपल्स कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारे पास में ए न्यूरॉन है और ये अपने पास में बी न्यूरॉन है, ये ए है और ये बी। अब सबसे पहले कोई एक इंपल्स आया होगा और उस इंपल्स को रिसीव किया होगा यहाँ पर इन डेंड्राइट्स ने, ए के डेंड्राइट्स ने इसको रिसीव किया, फिर सेल बॉडी तक पहुंचाया, फिर एक्सॉन तक पहुंचाया, एक्सॉन टर्मिनल में आया, यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर आया और साइनेप्टिक नॉब्स के बाद में यहाँ पर अब ट्रांसफर होना है। जो सबसे पहले रिसीव करता है उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक और जो बाद में रिसीव करता है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। जो इंपल्स को पहले रिसीव करेगा वो प्री साइनेप्टिक और जो इंपल्स को बाद में रिसीव करेगा वो पोस्ट साइनेप्टिक। अब क्या होता है, यहाँ पर ये हो गया प्री साइनेप्टिक, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक। यहाँ पर इसने जो भी इंपल्स हुआ वो यहाँ पर इसने रिसीव कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और जब इसने इसको ट्रांसफर किया तो इसने इसको रिसीव किया और उसके बाद में आगे इंपल्स का कंडक्शन हो जाएगा। ये है ट्रांसमिटिंग सिग्नल और ये है रिसीविंग सिग्नल्स। ये ट्रांसमिट करता है और ये रिसीव करता है सिग्नल्स को या फिर इंपल्स को। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स जो होते हैं वो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी। मतलब कह रहा है जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, ये हमारे पास में सपोज करो कि एक अपने पास में ये है न्यूरॉन और एक अपने पास में ये है न्यूरॉन। ये ए न्यूरॉन है और ये बी न्यूरॉन है, दोनों के बीच में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का गैप नहीं है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर ऐसा हमें कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल साइन है, जहां पर किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन के बीच में गैप नहीं होता। इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर एब्सेंट होगा। अगर यहाँ पर बीच में गैप होता तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता और अगर बीच में गैप नहीं है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होगा। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। मींस यहाँ पर जो भी करंट है वो इसने डायरेक्टली इसको फ्लो कर दिया, यहाँ पर किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। इट सिमिलर कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, फास्टर कंडक्शन हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है। मींस तेजी से, जब यहाँ पर कोई भी गैप ही नहीं है, लगातार यहाँ पर जितना भी इंपल्स है वो तुरंत ही दूसरे वाले को ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये फास्टर कंडीशन हमें देखने को मिलती है, फास्टर कंडक्शन होता है। अगर हम यहीं पर केमिकल साइनेप्स की बात करेंगे, केमिकल साइनेप्स में हमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है और उसी फ्लूइड फिल्ड स्पेस या कैविटी को हम क्या बोलेंगे,
साइनेप्टिक बोलेंगे। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी किस किस के बीच में होती है, तो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है लिखा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं कंडक्शन में। रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कह रहा है जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में पाए जाते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास में इंडक्शन का कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कंडक्शन। आगे देखेंगे, मोस्टली हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स होते हैं और यहाँ पर हमें स्लो कंडक्शन देखने को मिलता है। ये आपका स्टार पॉइंट है, ध्यान में रखना आप इसको। अब कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सपोज करो ये है आपका, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है, ये अपने एक्सॉन टर्मिनल। अभी स्ट्रक्चर आप देख करके आए हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारे पास में क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये हमारे पास में जो है ये रप्चर हो चुका है साइनेप्टिक वेसिकल, ये पूरा एक्सॉन टर्मिनल है। अब जो पहले जिसने रिसीव किया उसी को हमने क्या बोला, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो हमने इसको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह दिया, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो रिसीव करेगा उसको हमने क्या बोला, ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ ये गैप देखने को मिल रहा है, इसी को हमने कह दिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर दोनों के बीच में प्री और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप होगा तब हम उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है साइनेप्स में और नहीं भी हो सकता। इलेक्ट्रिकल और केमिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, केमिकल में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल में गैप नहीं होता, केमिकल में गैप होता है। वही चीज यहाँ पर देख लो। अब जो हमारे पास में पोस्ट है वहां पर ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमें ये रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होंगे ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे तो ये अपना इस वाले इंपल्स को यहाँ पर ट्रांसमिट कर चुका है। कंडक्शन कंप्लीटली पूरा हो जाता है। कुछ इस तरीके से हमें सिस्टम देखने को मिलता है। साइनेप्स एक्चुअल में होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। साइनेप्स उसको कहेंगे जो हमारे पास में इंपल्स का कंडक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। एक न्यूरॉन जिसने पहले रिसीव किया है इंपल्स को, एक न्यूरॉन जो बाद में रिसीव करने वाला है। जिसने पहले रिसीव किया उसको प्री और जो बाद में रिसीव करेगा वो पोस्ट। जो ट्रांसमिट कर रहा है वो प्री और जो रिसीव कर रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। दोनों के बीच में अगर गैप नहीं है तब वो इलेक्ट्रिकल, और अगर दोनों के बीच में गैप है तो वो केमिकल साइनेप्स कहलाता है। अगर गैप नहीं है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट, और अगर गैप है तो इसी को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ये प्रेजेंट होगा। कुछ इस तरीके से हमें सिचुएशन देखने को मिलती है साइनेप्स की। आगे देखेंगे, ये नोट पॉइंट करके लिखवाया आपको, ध्यान रखना। साइनेप्स फॉर्म्ड बाय प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट मे और मे बी सेपरेटेड बाय अ गैप। मींस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगी, नहीं होगा तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक एक्साइटेटरी होता है और इनहिबिटरी होता है। एक्साइटेटरी को डिपोलराइजेशन कहते हैं, यहाँ पर हमें हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, जैसे एक्साइटेटरी में एसिटिलकोलाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, ये सारे हमारे पास में एक्साइटेटरी होते हैं। इनहिबिटरी में आपको एग्जाम्पल याद रखना है, डोपामिन है, गाबा जिसको हमने बोला गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, इसके अलावा सेरोटोनिन और ग्लाइसिन हमें देखने को मिलता है। ये सारे हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये अपना टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन से आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखेंगे लेयर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने लेयर्स होते हैं और उन लेयर को बोलते क्या है। तो हम कहेंगे कि ब्रेन जो होता है वो कवर्ड होता है 3 लेयर्स के थ्रू, और उन 3 लेयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे बाहर की लेयर जो होती है बाहर होगी, दूर है तो दूरा मैटर। फिर इनर है तो पास होगी, पास है तो पाया मैटर। जो बीच वाली बची उसको हम लोग याद रखने की जरूरत है, एरेकिनोइड होगा। याद करना बहुत आसान है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर दूर है तो दूरा मैटर। इनर लेयर पास है तो पैरामीटर, और अगर मिडिल लेयर है तो फिर इसको याद रख लीजिए, ये है एरेकिनोइड, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं ब्रेन के, तो ब्रेन के फीचर आपको पता होना चाहिए। आपके पास में है ब्रेन तो फिर आप अपने ब्रेन के बारे में फीचर भी आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। ब्रेन इज कमांडर एंड कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को कमांड करना, उसको कंट्रोल करने का काम अपने ब्रेन का होता है।
इट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, हमारी पूरी कंप्लीटली बॉडी को प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको इन्फॉर्म करना, कलेक्ट करना और उसको फिर सारे सिस्टम में पहुंचाना, ये सब कुछ काम हमारे ब्रेन का होता है। कमांड्स आर डिलीवर्ड थ्रू नर्व्स, मींस नर्व्स के थ्रू जो भी कमांड्स होती है उसको डिलीवर करने का काम करता है। इट इज सॉफ्ट वॉलनट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वॉलनट शेप्ड का स्ट्रक्चर होगा, सॉफ्ट होगा और यहाँ पर बीच बीच में हमें रिंकल्ड सरफेस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रेन जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है विद बोनी स्किल, और जो हम लोग कहते हैं क्रेनियल बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। इसका वेट होता है 1200 to 1400 ग्राम्स। ये कुछ इसके जनरल फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करने वाले पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास में ब्रेन के 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही आराम से समझिए, ठीक है। ये अपने पास में कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक ब्रेन का। ब्रेन के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स अभी आप लोगों ने देखे। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर ब्रेन को देख लो आप, ये फोर ब्रेन। अगर फोर ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं फोर ब्रेन के। एक होता है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, सेरेब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा थैलेमस। फोर ब्रेन हो गए, ठीक है। अब ये हम बात करेंगे, ये है हमारे पास में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये पार्ट है अपना पॉन्स, ठीक है। दूसरा अपने पास में कौन सा पार्ट है, ये सेरेबेलम, दूसरा। और तीसरा अपने पास में कौन सा पार्ट है, ये मेडुला। ये 3 पार्ट हमें हिंड ब्रेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास में फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है, इन दोनों के बीच का ये वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे ये है हमारा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का पार्ट होता है मिड ब्रेन। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कुछ आपको स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है इसको हम कहेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अलावा आपको ये कॉर्पस कैलोसम देखने को मिलेगा और ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट देखने को मिलता है। ये कॉर्पस कैलोसम है और सेरेब्रल एक्यूडक्ट, ठीक है। अब एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अभी आपने देखा सेरेब्रम हमें देखने को मिला, थैलेमस देखने को मिला और हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें अगर सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होगा वो सेरेब्रम होता है, फोर ब्रेन का अंदर फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इट्स फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स के थ्रू देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा, ये हमारे पास में बीच में ये है, ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, ये इस तरीके से कंप्लीटली अपना ब्रेन होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं उसके हमें 2 जोन्स देखने को मिलते हैं, आउटर होता है और इनर होता है। आउटर को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर को मेडुला कहते हैं। ये पूरे बायो में आप इसी तरीके से देखोगे इसको। ये हमारे पास में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कलेक्शन लेयर होता है यहाँ पर सेल बॉडी का, ये इंपॉर्टेंट है आपका, सेल बॉडी का कलेक्शन लेयर होता है, न्यूरॉन का जो पार्ट है सेल बॉडी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर मेडुला की, तो यहाँ पर कलेक्शन हमें देखने को मिलता है माइलिन शीथ का, और माइलिन शीथ मतलब माइलिनेटेड एक्सॉन की बात कर रहा है। और अगर माइलिनेटेड एक्सॉन होता है तो उसका कलर व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्रे मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? सेल बॉडी। व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? कौन है? माइलिनेटेड शीथ, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन यहाँ पर हमें व्हाइट कलर, व्हाइट ग्रे, व्हाइट मैटर का फॉर्मेशन करके देते हैं। कुछ इस तरीके से हमें अप्स एंड डाउन्स इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है ब्रेन का। तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको गायरस बोलते हैं, नीचे सैल्कस होता है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। आगे हम लोग बात करेंगे हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ये जो आपके पास में कुछ इस तरीके से ब्रेन देखने को मिलता है जो, ठीक है। अभी बीच में जो स्ट्रक्चर होगा हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कर रहा है, ये है कॉर्पस कैलोसम, अभी ऊपर बताया आपको कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 हेमिस्फीयर के जो लोब्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये इस तरीके से हमें लोब्स देखने को मिलेंगे। एक एक करके सारे ही फंक्शन देख ली जाए। फंक्शन ऑफ लोब्स क्या है, ठीक है। तो फ्रंटल की अगर हम लोग बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग,
रीजनिंग, मेमोरी, क्रिएटिव आइडियाज जो आपके पास में मिलते हैं, और मोटर स्पीच एरिया, इस सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्रंटल पार्ट। ब्रेन का जो हमारा पैराइटल पार्ट होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ सेंसरी लोब्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टच करना, किसी को कोल्ड या हॉट का फील होना, टेस्ट का फील होना, ये सारी चीजें हमें पैराइटल के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। और इसके अलावा ऑक्सीपिटल आता है, तो फिर ये ऑप्टिक्स मींस विजन, जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास में टेम्पोरल आता है, तो टेम्पोरल का जो काम है ये क्या है, ऑडिटरी मींस हम लोग जो सुन रहे हैं चीजों को, कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कितनी दूरी पर कोई चीज बज रही है, क्या चीज बज रही है, ये सारी चीजों को फील करना, ये ऑडिटरी मींस टेम्पोरल रीजन का काम होता है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग का काम एंड सेंसरी स्पीच एरिया, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना टेम्पोरल वाला पार्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके अलावा तीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अपने तीन जोन्स देखने को मिलते हैं। कितने जोन्स होंगे, 3 जोन्स। ठीक है, 3 जोन्स कौन कौन से, सेंसरी जोन, मोटर जोन और अपने पास में आता है एसोसिएशन जोन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेंसरी जोन जैसे सेंस करना, टच, कोल्ड या फिर हॉट। मोटर जोन जैसे मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब जो अपनी मर्जी से ऑर्गन्स को हम लोग मूव करा रहे हैं, जैसे टंग्स को या फिर लिम्स को, ये सारी चीजें मोटर जोन का काम होता है। एसोसिएशन में एसोसिएट होते हैं कुछ ऑर्गन्स, कुछ चीजें, जैसे मेमोरी, इनर सेंसरी या फिर कम्युनिकेशन, MIC, माइक। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, सेरेब्रम अपना यहाँ तक पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, सेरेब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, थैलेमस के चारों तरफ, सेरेब्रम, थैलेमस के चारों तरफ हमें सेरेब्रम देखने को मिलता है। इट इज रिले सेंटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इट इज रिले सेंटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कह रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब क्या होता है कि अगर चीजें आएंगी तो वो जंक्शन होती हुई आएंगी, अगर कोई चीज जाएगी तब उस जंक्शन से होती हुई जाएगी, इसीलिए इसको रिले सेंटर बोला जाता है। इट इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। ठीक है, मतलब सेंसरी और मोटर सिग्नल्स जो होता है वो थैलेमस के थ्रू ही प्रोसेसर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप कोई एक पर्सन खड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल जल रहा है, और इस कैंडल को इसने क्या किया, अपने हाथ से टच किया, इस जलती हुई कैंडल को। अब जब इस जलती हुई कैंडल को इस बंदे ने टच किया तो इसको कुछ हॉट फील हुआ। जब ये हॉट इसको फील हुआ, तुरंत ही क्या हुआ, यहाँ से एक सिग्नल, एक इम्पल्स पास होगा। हमारा इम्पल्स जब पहुंचेगा कहाँ पर, ब्रेन को। ठीक है, ये जो इम्पल्स पास होगा, तो ये इम्पल्स पास होगा कहाँ से, थैलेमस से। थैलेमस क्या है, रिले सेंटर है। ठीक है, तो इम्पल्स को जो पास किया, हमें सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी इम्पल्स है वो पास हुआ कहाँ से, थैलेमस से। अब जो वहां से सिग्नल आएगा वापस कि भाई यहाँ से हमें अपने हाथ को बैक करना है, मीन्स हमें मूवमेंट करना है, तो ये जो सिग्नल आ रहा है मोटर सिग्नल, ये भी इस थैलेमस से पास होता हुआ जाएगा। वही चीज यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये एक रिले सेंटर माना जाता है कि चीजें आ रही हैं फिर जा रही हैं, उन चीजों को आना और जाना थैलेमस से होता हुआ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, ये प्रेजेंट होता है थैलेमस के बेसल पार्ट में। हाइपो इसीलिए नाम दिया, हाइपो का मतलब नीचे, हाइपर का मतलब ऊपर। ठीक है, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करेगा, ईटिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा, ड्रिंकिंग या फिर सेक्सुअल ड्राइव्स, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्साइटमेंट वगैरह है, या फिर प्लीजर, खुशी है, या फिर फियर है, या फिर मोटिवेशन है, ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल दीज अबव रेगुलेशंस कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस विद एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के साथ में अगर हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेट करके प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तब हम उसको कहते हैं, ये हमारा बनाता है लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाएगा ये, लिम्बिक सिस्टम। रिपीट कर रहा हूं मैं आपको एक बार फिर से ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस जब एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के साथ में कंप्लीटली कोऑर्डिनेट करता है और फंक्शन को पूरा करता है, तब उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये एक लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है जब हाइपोथैलेमस प्लस हमारे पास में एमिगडाला, और क्या चीज, एक तीसरी चीज अपने पास में कौन सी है, हमारे पास में तीसरी चीज हिप्पोकैम्पस। ये जब 3 चीजें आपस में ज्वाइन होती हैं, मींस जब ये 3 चीजें आपस में लिंक होती हैं, तब ये बनाती हैं लिम्बिक सिस्टम। उस टाइम पे ये लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अभी आपको बताया, या तो थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस कह सकते हो, इसके
एंड पॉन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो मिड ब्रेन होता है। सेरेब्रल एक्यूडक्ट कैनाल पास थ्रू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से एक कैनाल अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में जिसको हमने सेरेब्रल एक्यूडक्ट बोला, वो कैनाल यहाँ से पास होती है। डॉर्सल मिड ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 लोब्स। तो ये हमारे पास में जो 4 लोब्स होते हैं, इन 4 लोब्स का जो नाम होगा वो होगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, 4 लोब्स में अगर बात करेंगे तो 2 अपर लोब्स होते हैं एंड 2 लोअर लोब्स होते हैं। जो अपर है उनको हमने सुपीरियर कह दिया, जो लोअर है उनको हमने इंफीरियर कह दिया। जो सुपीरियर हैं वो रिसीव करते हैं इम्पल्स को, और कहाँ से रिसीव करेंगे, आई एंड हेड से। ये कंट्रोल करता है किसको, विजनरी रिफ्लेक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये रिसीव करेगा इम्पल्स को कहाँ से, ईयर एंड हेड से। इट कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्स को, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इट डिटेक्ट लोकेट सोर्स ऑफ साउंड, ये डिटेक्ट कर सकता है कि कितनी दूरी पर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और कौन सी चीज है जो कुछ चीज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इस चीज को भी ये डिटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होगा, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर वन है पॉन्स फेरोलाई, नंबर 2 है सेरेबेलम, अभी तक हमने सेरेब्रम पढ़ा है, दोनों में फर्क समझना, और तीसरा हमारे पास में मेडुला ऑब्लिंगेटा। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम लोग तो पॉन्स फेरोलाई के बारे में जान लिया जाए। ये क्या काम करेगा, कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल करेगा रेट ऑफ ब्रीदिंग को, और ये एक्ट करता है किस तरीके से, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की तरह। आपने ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, वहां पर आपने अच्छे से देखा है कि ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा हमारे पास में आता है इट कैन इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग बाय डिक्रीज रेट ऑफ इनहेलेशन ड्यूरेशन। इनहेलेशन ड्यूरेशन के रेट को डिक्रीज करके ये ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेरेबेलम। ये इसका स्टार पॉइंट बना करके ध्यान रखना है इसको। ये है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो होगा ब्रेन स्टेम एब्सेंट होता है। अब ब्रेन स्टेम क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे इसको। ये हेमिस्फीयर है, ये इसका पार्ट हेमिस्फीयर है, ये बाहर वाले को हमने कॉर्टेक्स कह दिया, अंदर वाले पार्ट को हमने मेडुला बोल दिया। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सेरेबेलम के फंक्शन जो होते हैं, ये कंट्रोल करता है लोकोमोशन को, ये मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है मोटर कमांड्स को, और इसके अलावा ये कंट्रोल करता है रैपिड मस्कुलर एक्टिवेशन। जो भी रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी सेरेबेलम का ही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, तो यहाँ पर बात करेंगे, ये लास्ट हमारा पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होगा, स्मॉल होता है साइज में। ये कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलंटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के इनवॉलंटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, और इसके अलावा ये बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। लास्टली हमारे पास में टॉपिक आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, तो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, कह रहा है जो मिड और हिंड ब्रेन है दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास में ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे किसको, सेरेबेलम को। सेरेबेलम को छोड़कर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को मिलाया जाएगा तो उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। और लास्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में ये है कि जो ब्रेन स्टेम होता है इसका काम क्या होगा, ये वो पार्ट है ब्रेन का जो कनेक्ट करके रखता है किसको, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो इस ब्रेन स्टेम के थ्रू होती है। हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, वापस हम लोग ब्रेन वाले जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था उस ब्रेन वाले स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं, और मैं आपको बताऊंगा और वहां पर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हमारा ये ब्रेन स्टेम होता है और कहाँ पर सेरेबेलम है, क्यों इसको छोड़ा गया, क्यों ये स्टेम के अंदर नहीं आया। तो देखो जरा, ये हमारा है बीच वाला पार्ट मिड ब्रेन, ठीक है, और ये है हमारा पीछे हिंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ठीक है, फिर इसको पॉन्स में ले लिया, और ये हमारा मेडुला। तो ये यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा, तो ये तो पूरा एक स्टेम बन जा रहा है, यहां से यहां तक ये सर्कल देखना, इसको जहां पर मैं लाइनिंग कर रहा हूँ इसको देखना, इतना पार्ट हमारा बन गया ब्रेन स्टेम। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, लेकिन ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा इस वाले स्टेम से थोड़ा सा अलग हटकर है। हालांकि ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन है ये थोड़ा सा साइड से होने की वजह से इसको छोड़ना पड़ा, और ये जो ब्रेन स्टेम है ये सीधे सीधे स्टेम बनना था, इसलिए यहाँ पर इसको साइड में करना पड़ा। तो ये ब्रेन स्टेम हमारे पास में मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट छोड़ना पड़ेगा हमें, ये सेरेबेलम का पार्ट छोड़ना पड़ेगा, तब हम ब्रेन स्टेम कहेंगे। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हमारे किसके साथ में अटैच हो जाएगा,
स्पाइनल कॉर्ड के साथ में अटैच हो जाता है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप टेलीग्राम पे विजिट करके नोट्स को वहाँ से ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नोट्स की ज़रूरत है, आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा नोट्स प्रोवाइड कराने की। आप इसी तरीके से हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से लगातार नीट 2025 के एग्जाम तक आपके साथ में लगातार बने हुए ये प्रोसेस हर एक मैं कम्प्लीटली नोट्स के बेस पर आपको जो 100% एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वो डाउट को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।